वेलकम टू डिस्कवर राजस्थान। तो आज हम रीट मेंस के लिए नेक्स्ट पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इतने समय में कोई धन का कुल राशि योग 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें नॉर्मल फॉर्मूला लगेगा। इसमें अगर कोई 100 मूलधन है तो राशि हो रही है हमारे पास में 200। इसका मतलब ब्याज कितना हो गया, 100 रुपये। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे आगे। 100 इंटू 15 इंटू टी अपॉन में 100 और ब्याज है हमारे पास 100। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास समय आ जाएगा टी बराबर 100/15। ठीक है, और इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6 वर्ष और 8 माह। ठीक है, मतलब ये आएगा सॉल्व करने पे 6 सही 2/3। तो 2/3 क्या होता है, 8 माह के बराबर। इसको हम निकालेंगे 2/3 इंटू 12, तो ये हो गया 4 दूनी 8 माह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? जब तक छात्र रुचि ना ले, जब तक विद्यालय में समय मिले, जब तक अन्य अध्यापक कक्षा में नहीं आए, जब तक छात्रों की कमी दूर ना हो। ठीक है, तो इसमें करेक्ट क्या होगा, कब तक चलती रहनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, जब तक छात्रों की कमी दूर ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट में करेक्ट था ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है, एक वर्ग के लिए कितनी सममित रेखाएं होगी? सममित रेखाएं पूछिए तो कितनी होती है, 4 होती है वर्ग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, तो ये कैसे हो गया, एक। ठीक है, दो, इसके अलावा इसके जो विकर्ण है 3 और एक 4। ठीक है, तो इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, दिए गए दंड आरेख का उपयोग करके उत्तर दीजिए कि गाय के बाद कौन सा पालतू जानवर सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो इसमें बिल्लियां, खरगोश, बकरियां या कुत्ते। तो गाय के बाद सबसे ज्यादा है कुत्ते। ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है, गणित में उपचारात्मक शिक्षण उपायों के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है पूछा है, कमियों का निराकरण शीघ्र किया जाए, कमजोर विद्यार्थियों को पीछे की सीट पर बैठने के लिए कहना चाहिए। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके अलावा छात्रों को व्यक्तिगत परामर्श दिया जाता है, शिक्षक सहायक सामग्री का उपयोग करके अवधारणाओं को स्पष्ट किया जाता है। तो ये सब तो उपचारात्मक शिक्षण की विशेषताएं हुई। ठीक है, तो इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। और ये होता कब है, निदान के बाद। निदान के बाद होता है उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, और इसमें हम छात्रों की व्यक्तिगत या सामूहिक कठिनाइयों को दूर भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटी संख्या जिसे दो घनों के योग के रूप में दो भिन्न प्रकारों से व्यक्त किया जा सकता है? तो ये होता है 1729। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। इसको हम लिखते हैं 1729 को 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब। ठीक है, तो इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाई चार्ट दिया हुआ है, इसमें दिया है मासिक बचत कितनी है हमारी, 3000 रुपए, और भोजन पर व्यय निकालना है हमको। ठीक है, तो 3000 रुपए किसके बराबर हो गए, बचत कितनी है हमारी, 15%, ये लिखी हुई। ठीक है, तो ये हो गए 3000 रुपए हैं
15% के बराबर हमें निकालना है भोजन पर। भोजन कितना है? 25%। ठीक है, तो यहाँ से ये होगा 5000, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है पी क्यू आर एस और पी क्यू समानांतर है एस आर के। पी क्यू की वैल्यू है 11 सेंटीमीटर और आर क्यू की वैल्यू दी है 10 सेंटीमीटर। एस पी की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है पूरे का। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का? ये होता है आमने सामने की भुजाओं का योग इंटू में इसकी ऊंचाई। ठीक है, तो हमें पहले इसकी भुजाएं निकालनी है, एस आर भुजा निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम कैसे करेंगे? यहाँ से हमने लंब डाला पी क्यू पर, एक सेकेंड, ये हो गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे वैल्यू। ये मान लिया मैंने ए डैश। ठीक है, यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे आर ए की। आर ए की वैल्यू तो है 8 सेंटीमीटर, हमें निकालनी है ए क्यू की वैल्यू। ठीक है, तो ए डैश क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 का स्क्वायर यानी कि 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर रूट में 36 मतलब कि 6। तो इस ए क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। अब इस पूरा टोटल कितना था? 11 सेंटीमीटर था ये पूरा कितना है? 11 सेंटीमीटर। इसमें से अगर हम 6 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो हमारे पास एस आर की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर 11 माइनस का 6 बराबर 5 सेंटीमीटर, एस आर की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम इसका फॉर्मूला रखेंगे आमने सामने की भुजाओं का योग यानी कि एस आर प्लस पी क्यू। ठीक है, इंटू ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है हमारे पास? ये थी 8 सेंटीमीटर, ये थी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना है। ये हो गया 11 प्लस 5। ठीक है, इंटू में कितना है? 8 और अपॉन में कितना था? 2। ठीक है, ये कितना आ गया? 16/2 इंटू 8, ये आ गया बी 64। 16/2 इंटू 8 को हम सॉल्व करेंगे, 64 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक विद्यार्थी अलग अलग परीक्षकों से गणित के परीक्षण में 100 में से 52 अंक प्राप्त करता है, यह परीक्षण कौन सी विशेषता दर्शाता है? वैधता, विश्वसनीयता, साध्यता, वस्तुनिष्ठता। तो इसमें 52 अंक है यानी कि दर्शा रहा है वस्तुनिष्ठता, और इसमें लिखा है कि अलग अलग परीक्षक इसको चेक कर रहे हैं और सेम अंक प्राप्त हो रहे हैं, तो इसमें विश्वसनीयता भी हो सकता है। इसका दोनों आंसर सही माने गए हैं, बी और सी। ठीक है, इसके अलावा वैधता क्या होती है कि जिस उद्देश्य से ये बनाए गए हैं वो उनके उद्देश्य की पूर्ति करता हो। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, कितने समय में 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1000 रुपए का ब्याज 440 रुपए होगा? ने बोला है चक्रवृद्धि ब्याज, तो 1000 का हम निकाल लेंगे सीधा सीधा। ये 1000 रुपए है, फ्री मेथड हम यूज करेंगे। निकालना है हमें 20%, तो 1000 का 20% कितना होगा? 200। ठीक है, 200, ये कितना आ गया? 40। 200 का फिर से हम 20% निकालेंगे, कितना आएगा? 40। तो यहाँ से कितना हो गया? 200 प्लस 200 400, और ये हो गया 40। टोटल हो गया हमारे पास में 440। ठीक है, तो कितने वर्ष में हुआ ये? 2 वर्ष में। ठीक है, नेक्स्ट है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है विद्यालय की आधारशिला, प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला, शिक्षण की आधारशिला, छात्रों की आधारशिला। तो ये होता है प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला, ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से बनाए जा सकने वाले बड़े से बड़े बेलन के वृत्त पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो घन से बनाना है, यानी कि जैसे मान लेंगे हम ये कोई घन है, इस हमें बनाना है मैक्सिमम बड़ा बेलन। तो ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। इसकी भुजा है 8 सेंटीमीटर, तो 8 8 8 और 8। ठीक है, तो अब हम बेलन का अगर निकालेंगे तो इसकी ऊंचाई हो गई 8, त्रिज्या कितनी हो गई 8 की आधी हो गई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला रखना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है इसका 2πr(h). ठीक है, तो 2 इंटू पाई इंटू आर हो गया और h है 8। ठीक है, यहाँ से ये आ गया 64। ठीक है, पाई 64 पाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आरोही क्रम विन्यास। आरोही क्रम विन्यास लिखना है, तो इसमें हमें क्या करना है 3/7, 2/9, 5/11 और 1/4 में अगर हम ऊपर 0 ऐड करते हैं तो हमें इसमें डिवाइड करना है सिंपली। अगर हम 30 में 7 कर भाग देंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा यहाँ से हमें मिल रहा है 4.2। ठीक है, 30 में अगर हम 9 का कर रहे हैं तो यहाँ से हमें मिल रहा है 2.2। 50 में 11 का डिवाइड करेंगे, यहाँ से मिलेगा 4.5 के समथिंग, और 10 में 4 का डिवाइड करेंगे तो होगा 2.5 के समथिंग। ठीक है, तो इसमें आरोही क्रम में जमाना है हमको। सबसे छोटा है 20/9, यानी कि 2/9। ठीक है, इससे बड़ा होगा 10/4, यानी कि 1/4। ठीक है, फिर थर्ड पे है 3/7 और सबसे बड़ा है 5/11। ठीक है, तो इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी कक्षाओं में गणित की नीरसता को दूर करने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि है आगमन विधि, संश्लेषण विधि, खेल एवं मनोरंजन विधि और विश्लेषण विधि। छोटी कक्षाओं में हमसे पूछा है छोटी कक्षाओं में नीरसता दूर करने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा खेल एवं मनोरंजन विधि, ऑप्शन नंबर सी। और खेल विधि दी है कोल्डवेल कुक ने। और ये विधि होती है बाल केंद्रित मनोवैज्ञानिक विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 है रूट में, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हो गया 64, रूट में है 64, 3/2 इंटू 1/2 लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद है 64, रूट में है, बाहर है 3, ये हो गया 3/2 इंटू 3। ठीक है, फिर आगे हम सॉल्व करेंगे। इसमें 0 है पावर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 की पावर 1/5 निकालनी है हमको, 1/5। ठीक है, आगे हम सॉल्व करेंगे इसको, 2/3 है, टू बाय थ्री। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया इसमें, तो ये क्या हो गया 64
की पावर 1/3 प्लस इधर 64, यहाँ पे 3 था तो ये 1/3 था, ये हो गया 3 से 3 कैंसिल और 64 की पावर 1/2 प्लस 1। ठीक है, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो ये किसका होता है, 4 का क्यूब प्लस ये हो गया 8 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया यहाँ से, प्लस 1। यहाँ से हमको मिल गया 4 8 प्लस 1, 4 8 प्लस 1, तो यहाँ से आ गया 13, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1 0 1/2 1/3, तो निश्चित घटना की प्रायिकता होती है हमेशा 1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/2 का 20% प्लस 1/3 का 30% बराबर है, इसके बराबर है ये पूछा है। ठीक है, ये हो गया 1/2 का 20% प्लस 1/2 का 30% हमको निकालना है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 6 हमने एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो ये हो गया 20 इंटू 3 60% प्लस 60%, यहाँ से हो गया 120% अपॉन 6। ठीक है, ये कैंसिल करेंगे, यहाँ से हमें मिला 20%। अब इसमें पूछा है 5/6 का 50% है, 1/4 का 40% है, 1/5 का 50% है, 2/5 का 50% है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे देखते हैं, ये हो गया 10%, ये हो गया 10%, ये हो गया 2 इंटू 10 यानी कि 20%, तो 20% किसके बराबर हो गया, ऑप्शन नंबर डी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की प्रकृति है तार्किक, कठिन, अलंकारिक, औसत विद्यार्थियों के लिए नहीं, तो गणित की प्रकृति होती है तार्किक, ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा यथार्थ ज्ञान, ठीक है, क्रमबद्ध होता है गणित, स्पष्ट ज्ञान हमें प्राप्त होता है कि भाषा स्पष्ट होती है, प्रकृति स्पष्ट होती है, सार्वभौमिक होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो इसका फॉर्मूला अगर हम खोलते हैं तो क्या मिलता है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान के वृक्ष की मुख्य जड़ क्या है, तो ये होती है गणित, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। जॉन ने एक पुराना फ्रिज खरीदा और उसे 1500 रुपए में मरम्मत कराकर 8100 रुपए में बेचने पर उसे 10% की हानि हुई। ठीक है, तो उसने फ्रिज कितने में खरीदा था, 10% लिखा हुआ है हानि, तो 10% का क्या होगा, 1/10, इसका मतलब 10:9 हो गया। ठीक है, तो 10 रुपए की अगर उसने कोई वस्तु खरीदी है तो कितने में बेची है, 9 रुपए में, और उसे 1 रुपए की हानि हो गई। ठीक है, ऐसे हम मानते हैं, तो इसमें बेचा कितने में, 8100 में, तो 9 की वैल्यू आ गई हमारे पास में 8100, इससे काटने पर हमारे पास क्या आ गया, 1 की वैल्यू 900, तो 10 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 इंटू 900 यानी कि 1000। ठीक है, 9000। ठीक है, एक सेकेंड दोबारा से करती हूँ मैं इसको, 10% हानि हुई है, 1/10 हो गया, 10:9, 10 पर 1 रुपए की हानि। ठीक है, तो 9 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 8100।
8100 बटे में 9 कितना आ गया, 900 आ गया, एक की वैल्यू। ठीक है, तो 10 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये कितना आएगा 10 की वैल्यू, 10 इंटू 900 यानी कि 9000। ठीक है, अब टोटल हमारे पास कितना आ गया सीपी, 9000। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 1500 रुपए उसने किस पर खर्च किए, मरम्मत पर। 1500 रुपए उसने खर्च किए हैं मरम्मत पर। ठीक है, तो ये हम माइनस कर लेंगे 1500 रुपए, तो यहाँ से हमें मिल गया 7500। ठीक है, तो उसने कितने में खरीदा, टोटल 7500 रुपए में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ये CP1। ठीक है, इसमें क्या ऐड था, मरम्मत, और ये है शुद्ध क्रय मूल्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे के एक उछाल में उसके ऊपरी फलक पर एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी आ गई, 2, 3 और 5। ठीक है, 3 संख्याएं आ गई, टोटल हमारे पास कितनी है, 6 सिचुएशंस है, और ऊपर है 3 यानी कि 2, 3 और 5। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 1/2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणन की अवधारणा का परिचय देते हुए कक्षा सेकंड का एक अध्यापक एक शाब्दिक समस्या से आरंभ करता है कि एक परिवार में 3 सदस्य हैं और प्रत्येक सदस्य को दोपहर भोजन में 4 रोटी की आवश्यकता है, तो कुल कितनी रोटियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, इस अवधारणा के परिचय के लिए इस प्रकार की शाब्दिक समस्याओं का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, उसमें क्या हुआ है, सेकंड क्लास का एक अध्यापक सेकंड क्लास को एक अध्यापक एक शाब्दिक समस्या देता है कि परिवार में 3 सदस्य हैं और प्रत्येक सदस्य को दोपहर में 4 रोटी की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इस अवधारणा में बच्चों के संचारण कौशल में वृद्धि हो रही है, वास्तविक परिस्थितियों का गणितीय समस्याओं के संयोजन करने की सामर्थ्य को विकसित करना, गणित और भाषा की कक्षाओं का समाकलन समाकलन तो हो ही नहीं रहा इसमें, भाषा की क्लास का, छात्रों में केवल गणितीय भाषा को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना, केवल ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या हो रहा है, वास्तविक परिस्थितियों का गणितीय समस्याओं के संयोजन करने की सामर्थ्य को विकसित करना। ठीक है, इसमें गणित को व्यवहारिक रूप से हम यूज करना सिखा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृति दी हुई है, इसमें निकालना है x का मान। ठीक है, तो ये कितना होगा, इस पूरे की वैल्यू कितनी है 65, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 65 माइनस 28। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई एंगल की, 37 डिग्री। ठीक है, अब हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, ये है समकोण 90 डिग्री, तो हमें एस की वैल्यू निकालनी है, एंगल एस की वैल्यू हमको निकालनी है, तो ये होता है, तीनों कोणों का योग कितना होता है त्रिभुज के, 180 डिग्री। तो एस प्लस पी प्लस क्यू बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गया एक्स प्लस 90 डिग्री प्लस 37 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ये हो गया एक्स बराबर 180 डिग्री माइनस, ये यहाँ से हो गया 127 डिग्री। ये हो गया 53 डिग्री। ठीक है,
तो इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 + 4√3 का वर्गमूल है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 7 + 4√3, इसमें हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, ये हो गया यहाँ पर 7 + 4√3 में हम इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया 2 × 2√3। ठीक है, तो ये हो गया। अगर हम इसको ऑप्शन से करते हैं तो 2 + √3, 2 + √3 कैसे होगा, देखो ये था 2 + √3 का अगर हमें स्क्वायर करना है, ये हो गया 4 + 2 × 2 × √3 + √3 का स्क्वायर। यहाँ पर 2 का स्क्वायर था। ठीक है, यहाँ से आ गया हमारे पास 4 + 4√3 + का 3, ये हो गया 4 और 3 7 + 4√3। ठीक है, तो इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तथ्य एक अनुभवाश्रित सत्यापनहीन प्रेक्षण है। कथन किसने दिया था, गुड एंड हैड, जॉन डीवी, यंग या हर्बर्ट। ठीक है, तो इसमें करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, गुड एंड हैड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर घनों को पिघला कर बनाए गए घन की भुजा होगी। तीनों को पिघलाकर बनाए गए घन की भुजा होगी। ठीक है, तो तीनों को पिघला, तीनों का आयतन निकालेंगे। फर्स्ट का आयतन क्या हो गया, बी का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, सेकंड का हो गया, थर्ड का आयतन हो गया 5 का क्यूब। तीनों को पिघलाकर बनाना है, तो इधर नए वाले उसका आयतन आ जाएगा, ये हो गया B2 का आयतन। ठीक है, B डैश का आयतन बनेगा इसको, B का। ठीक है, सेकंड घन का आयतन, और इसकी हमको भुजा निकालनी है। यहाँ से हो गया 27 + 64 + 125 बराबर V का क्यूब। इनको ऐड करने पे आएगा 196 बराबर V का क्यूब। ठीक है, अब हमको V निकालना है। ये हो गया यहाँ पर V का क्यूब बराबर 190। V क्या थी, यहाँ पे भुजा थी, V भुजा है नए वाले की आयतन, ये तो था V क्यूब और V थी इसकी भुजा। ठीक है, तो यहाँ से हम V की वैल्यू निकालेंगे, तो ये कितनी आ गई 6। ठीक है, ये 6 का क्यूब है, तो V = 6 आ गया। तो इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें मैं दोबारा करेक्शन कर दूं, ये V क्यूब क्या है, नए वाले घन का आयतन है, और V क्या है, इसकी भुजा मानी है हमने। ठीक है, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य पुस्तिका का मुख्य उद्देश्य है अभ्यास के अवसर देना, मूल्यांकन, छात्रों को व्यस्त रखना, शिक्षकों का बोझ कम करना। तो इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, अभ्यास के अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.8 पे बार है और इसको सॉल्व करना है, तो ये हो गया 2 × बार होता है तो हम क्या लगाते हैं नीचे 9, यहाँ से क्या आ गया 16/9, और ये डिवाइड करेंगे तो 1.777 आएगा। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं 1.7 का बार, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी समबहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण उसके अंतःकोण का 2/7 भाग है।
तो उसकी भुजाओं की संख्या होगी। तो प्रत्येक बहिष्कोण का फॉर्मूला है 360 डिग्री बटे एन। ठीक है, एन भुजाएं हैं और उसके अंतः कोण कितना है 180 डिग्री n-2 अपॉन एन। ठीक है, अब इसमें दिया है 2/7 भाग है अंतः कोण का, यानी कि इसमें हमको सॉल्व करना है 360 डिग्री अपॉन में n बराबर किसके है, ये अंतः कोण के 2/7 भाग के बराबर है। 2/7 भाग के बराबर है उसके अंतः कोण के। ठीक है, ये आ गया समझ में यहाँ तक। अब इसको हम काट लेंगे, तो ये हो गया 180 से, और इसके अलावा n से n कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये होगा, ये हमारे पास था 360 डिग्री अपॉन n बराबर 2 इंटू 7 180 n-2 अपॉन में n था, n से n कैंसिल हो गया, 180 से हो गया 2 बार। ठीक है, और क्या बच गया अब यहाँ पर 2 बराबर 2/7 इंटू n-2। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बच गया 7 बराबर n-2। तो n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 9, यानी कि भुजाएं कितनी हो गई 9। ठीक है, तो इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाता कि सिर्फ बहिष्कोण का पूछना है हमको, तो बहिष्कोण का फॉर्मूला होता है, यानी कि बाह्य कोण का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री। ठीक है, और अंतः कोण का फॉर्मूला है 180 n-2। और इसमें प्रत्येक पूछा है तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, n का डिवाइड जाएगा दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहरे रंग के कपड़ों को पहनने की वरीयता देने का समय है, रात्रि का समय, सर्दियों, दिन का समय, गर्मियों का समय। ठीक है, तो गहरे रंग के कपड़े हमको पहनने चाहिए सर्दियों में, टी का सेकंड। ठीक है, फिर है हल्के रंग के कपड़ों को पहनने की वरीयता देते हैं हम गर्मियों में, आर का 4, आर का 4। ठीक है, यहाँ से करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा समुद्र समीर के बहने का समय क्या है, दिन का समय। ठीक है, क्यू का हो गया थर्ड और एस का हो गया फर्स्ट। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, तो हम थोड़ा ढंग से देख लेते हैं। जैसे कि अगर समुद्र समीर की हम बात करते हैं, तो समुद्र समीर क्या होगा, दिन के समय होगा ये, और दिन के समय जो स्थल होता है वो जल की अपेक्षा क्या होता है, शीघ्र गर्म होता है। ठीक है, तो स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होगा। ठीक है, तो गर्म होकर इसकी जो वायु है वो कहाँ जाएगी, ऊपर की ओर। ठीक है, और फिर इसका स्थान लेने के लिए वायु कहाँ से चलेगी, समुद्र से ठंडी वायु। ठीक है, ठंडी वायु समुद्र से कहाँ चल रही है, स्थल की ओर, इनका स्थान लेने के लिए। फर्स्ट प्रोसेस ये हो गई, सेकंड प्रोसेस ये हो गई। ठीक है, तो जब ये चक्र पूरा होता है तो इसमें क्या होगा, स्थल की ओर से जो गर्म वायु है वो कहाँ जाएगी, अब समुद्र की ओर, ये ऊपर उठेगी और कहाँ जाएगी, समुद्र की ओर। तो इसको हम कहते हैं समुद्र समीर। ऐसे अगर हम देखेंगे थल समीर में क्या होगा,
रात्रि के समय। स्थल क्या होता है? ठंडा। ये होगा गर्म। तो यहाँ से गर्म हवाएं कहाँ जाएगी? ऊपर की ओर। ठीक है। और इनका स्थान लेने के लिए स्थल की ओर से हवाएं चलेगी समुद्र की ओर। ठीक है। तो इसको कहते हैं हम थल समीर। और ये किसके एग्जाम्पल हैं? संवहन के। ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं संवहन के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने शहर के लिए कितने डेसिबल को सुरक्षित शोर स्तर तय किया है? तो इसमें करेक्ट होगा 45 डेसिबल, ऑप्शन नंबर ए। और डेसिबल किसका मात्रक है? प्रबलता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कीन का उदाहरण है। एल्कीन। तो एल्कीन का होता है फॉर्मूला CnH2n। ठीक है। एल्केन का होता है H2n+2। ये होगा एल्केन, ये होगा एल्कीन। और एक होता है एल्काइन। एल्काइन का होता है CnH2n- ये यहाँ पे n है। ठीक है। अब इसमें वैल्यू रखेंगे। ये हो गया C2H2 इंटू 2+2। तो ये होता है एल्केन, यानी कि हो गया एथेन। ठीक है। फिर है C2H2H4। ये होगा C2H2 इंटू 2, यानी कि ये हो गया एल्कीन। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट होगा। ठीक है। और ये है एथीन। इसके अलावा C3H8 को हम सॉल्व करेंगे। C3H2 इंटू 3+2। तो ये हो गया प्रोपेन। ठीक है। और C2H2 क्या होता है? एथाइन। ये होता है एथाइन या एसिटिलीन। ठीक है, जिसको हम वेल्डिंग गैस में यूज करते हैं। तो इसमें करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। और इसको अगर हम देखें C2H4 को, तो जो एथीन है इसका उपयोग अगर हमसे पूछा जाए तो ये यूज आता है फल पकाने में। इसके अलावा ये हार्मोन भी होता है, गैसीय हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान ग्लूकोज की विखंडन के प्रथम चरण में बनने वाला अणु है? एथेनॉल, पायरुवेट, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। पायरुवेट बनता है सबसे पहले। ये प्रोसेस कैसे होती है? जैसे कि हमने लिया ग्लूकोज C6H12O6, और ये प्रक्रिया होती है कोशिका द्रव में। ठीक है। इससे हमें क्या बनता है? पायरुवेट या पायरुविक एसिड। ठीक है। और इस चक्र को हम क्या बोलते हैं पूरे को? ये होता है ग्लाइकोलाइसिस चक्र। या फिर इसका नाम होता है EMP। ठीक है। और इसमें एक ग्लूकोज से 2 अणु पायरुवेट बनते हैं। ठीक है, ये भी हमको ध्यान रखना है।
इसके अलावा इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें शुद्ध लाभ कितना होता है। तो शुद्ध लाभ होता है 2 एटीपी का, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखें लैक्टिक एसिड ऑप्शन में है एक, तो लैक्टिक एसिड जो है ये बनता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है। और ये बनता है हमारी पेशीय कोशिकाओं में। जबकि जो पायरुवेट बन रहा है तो ये प्रक्रिया वायवीय और अवायवीय दोनों टाइप में होती है। वायवीय या अवायवीय दोनों टाइप के जीवों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोर क्षार प्रक्रिया की रासायनिक समीकरण है CaOH2Cl2, ये बन रहा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस H2O, यानी कि ये क्या हो गया विरंजक चूर्ण, ये क्या बन गया विरंजक चूर्ण, ठीक है। फिर है NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, और नेक्स्ट है इसमें NH4Cl प्लस NaHCO3, ठीक है। फिर है Na2CO3 प्लस 2HCl NaCl प्लस H2O प्लस CO2 2NaCl प्लस H2O NaOH Cl2 प्लस H2। तो इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये होती है क्लोर क्षार अभिक्रिया। जैसे कि इसमें क्या हो गया NaCl है, तो NaCl का हमने जलीय विलयन लिया, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करी, ठीक है। NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करी, ठीक है। तो इससे हमें क्या प्राप्त हो गया NaOH, अभी क्या है क्षार है, और Cl2 क्या है क्लोर, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं क्लोर क्षार रिएक्शन, ठीक है। और इसके अलावा ये जो NaCl है इससे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ये NH4Cl, इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। ये हमको याद रखने हैं इनके नाम सारे, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। और NaHCO3 हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दो समतल दर्पण एक्स वाई एक दूसरे के लंबवत रखे हैं, ठीक है। प्रकाश की किरण दर्पण एक्स से 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, ये होगी 30 डिग्री पर आपतित, जैसा कि नीचे चित्र में दर्शाया गया है। तो दूसरे दर्पण वाई से परावर्तित होने वाली किरण का उसी दर्पण वाई पर आपतित किरण से कोण होगा, ठीक है। तो ये परावर्तित हो गई वाई पर, अब इस आपतन के बाद ये क्या बनेगा इस तरीके से, ये इस तरीके से जाएगी, ठीक है। और इसका अभिलंब बनाएंगे अगर हम, तो इसका अभिलंब कहाँ बनेगा, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब इसमें पूछा है ये जो गई है और ये जो आपतित हुई है इन दोनों के मध्य का कोण, ठीक है। ये हमको निकालना है एंगल, तो ये कितना हो गया यहाँ से, ये 30 डिग्री था, ठीक है। तो ये भी कितना हो गया 30 डिग्री, बचा हुआ कितना हो गया 90 माइनस
ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है। वैसे इसमें पूछा क्या है, इन दोनों के मध्य कोण, तो ये दिख रहा है हमको कैसे है, 90 डिग्री है, ठीक है, करेक्ट होगा इसका आंसर। इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि इसमें 30 डिग्री है, तो आई बराबर क्या होता है, आर होता है परावर्तन में, तो ये भी कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, ठीक है। एक सेकेंड, दोबारा से करते हैं इसको ओपन। ये हो गया 30, ये हो गया 30 डिग्री, तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको देखेंगे, यहाँ पे अभिलंब कैसे हो गया, ये हो गया अभिलंब, ठीक है। अब इसमें पूछा है इन दोनों किरणों के मध्य कोण, तो ये दिख रहा है यहाँ से कितना बनेगा, 90 डिग्री, ठीक है। ये 60 है तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री, और ये 30 है तो ये कितना हो गया, 30 डिग्री, तो 60 प्लस 30 कितना हो गया, 90 डिग्री, तो इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। एक कार 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से 10 मिनट चलती है, इसके पश्चात वह 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से 15 मिनट चलती है, तो इस कार द्वारा तय की गई कुल दूरी होगी। कुल दूरी पूछी है, एक बार कितना चल रही है, 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से 10 मिनट, तो 10 मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे, ये हो गया 1/6, ठीक है। 15 मिनट को भी हम चेंज कर लेते हैं, ये हो गया 1/4। अब फर्स्ट निकालेंगे हम, पहला D1 क्या हो गया, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटे में समय, ठीक है। हमको निकालनी है टोटल दूरी D1 प्लस D2 को हमको ऐड करना है, ठीक है। तो पहली चाल क्या है, 18 बराबर D1 अपॉन समय कितना है इसमें, 1/6, इसको सॉल्व कर लेंगे हम। ये हो गया यहाँ से D1 बराबर 18 इंटू में 1/6, कितना मिल गया, 3, ठीक है, 3 किलोमीटर। अब D2 निकालेंगे ऐसे ही, तो इसमें क्या है, D2 अपॉन टाइम कितना है, 1/4, और चाल कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया 36, ठीक है। तो D2 बराबर 36 इंटू 1/4, यहाँ से हमको D2 मिल गया 9, ठीक है। तो D1 हमको मिल गया 3 किलोमीटर, D2 हमको मिल गया 9 किलोमीटर, तो टोटल D कितना हो गया हमारे पास, 12 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी अम्ल व क्षार के मध्य अंतर कर सकेगा, यह कथन कौन से अधिगम उद्देश्य को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो अब इसमें हमको क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है इसी में, ठीक है, अम्ल और क्षार में। तो अंतर हम किस में ज्ञात करते हैं, विश्लेषण में, ऑप्शन नंबर ए। विश्लेषण में हम क्या करेंगे, अंतर विभाजित, ठीक है, और संबंध स्थापित करना, इसके अलावा अलग करना चीजों को, ठीक है। अगर हम ये सब करेंगे तो किस में करेंगे, विश्लेषण में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस वैश्विक उष्मीकरण में योगदान नहीं देती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन और मीथेन। तो नहीं देती है ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन।
ठीक है। इसके अलावा जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो किस तरीके से, सबसे पहले जलवाष्प, मैक्सिमो, ठीक है। फिर है इसके बाद CO2, CH4, मीथेन, CFC और नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, N2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंधित परीक्षा का गुण है विचारों की स्वतंत्रता, विश्वसनीयता एवं वैधता का अभाव, उत्तरात्मक उपयोग का अभाव, सीमित प्रतिनिधित्व, ठीक है। तो निबंधात्मक में हम क्या करते हैं, हमारे विचारों की क्या होती है, स्वतंत्रता होती है उसमें लिखने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। फिर है, रेखीय गति में नियत चाल से गतिशील किसी वस्तु की गति को दर्शाने वाले सही दूरी समय ग्राफ है, नियत चाल से चल रही है, ठीक है। और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। तो कोई चेंज किस किस में नहीं होगा, इसमें होगा ऑप्शन नंबर सेकंड में और 4 में। तो इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट, एक मच्छर के पंखों के कंपन का आवर्तकाल 0.05 सेकंड है, यानी कि टी बराबर क्या है, 0.05005 सेकंड, ठीक है। तो हमें निकालनी है आवृत्ति। तो एन बराबर क्या होता है, 1/t। तो यहाँ से हम रख लेंगे वैल्यू 1/t, मतलब 0.005। ये हमने पॉइंट हटाया, ऊपर आ गया 1000, ठीक है। ये हो गया 1000/5। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 200 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री श्रव्य दृश्य सामग्री में सम्मिलित है। तो रेडियो श्रव्य में होगा, मॉडल दृश्य ग्रामोफोन श्रव्य में, और चलचित्र क्या होंगे, श्रव्य दृश्य दोनों में, ऑप्शन नंबर ए। श्रव्य दृश्य में और जैसे सिनेमा हो गया, टीवी हो गया, ये भी आएंगे, ठीक है। इसके अलावा श्रव्य, ओनली श्रव्य में अगर हम देखेंगे, रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, इसके अलावा नेक्स्ट है, रुधिर का थक्का जमाने में आवश्यक विटामिन कौन सा है, विटामिन ए, डी, ई और के। तो इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर विटामिन के, डी, ठीक है। और इसके अलावा जो विटामिन ए है, इसका नाम क्या होता है, रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन ए की कमी से क्या क्या होगा, रतौंधी, के अलावा जीरोफ्थैल्मिक, जिसमें क्या होता है, आंखों में शुष्कपन आता है। फिर एक और है किरेटो मलेशिया, इसमें हमारा कॉर्निया पतला हो जाता है, ठीक है। और विटामिन डी की अगर हम बात करेंगे, इसका नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई, टोकोफेरॉल, ठीक है। और इनके स्रोत हम देख लेते हैं एक बार। विटामिन ए के स्रोत हैं कॉड लीवर ऑयल, ठीक है। इसके अलावा गाजर, आम, और पपीता, दूध, ठीक है। और विटामिन डी, इसके स्रोत हैं
मछली का तेल, ठीक है, और सनलाइट, दही, पनीर, ठीक है। और नेक्स्ट है विटामिन ई टोकोफेरॉल, ये हमें प्राप्त होगा सोयाबीन, मूंगफली, बादाम, अंडा, यानी कि जो तेलीय बीज है उनसे हमें विटामिन ए प्राप्त होगा। और अगर विटामिन के की हम बात करते हैं, विटामिन के का नाम है फिनोक्विनोन, या हम इसको बोलते हैं नेफ्थोक्विनोन, ठीक है। इसके अलावा जो विटामिन के है इसको बोलते हैं एंटी हेमरेज विटामिन, ठीक है। और इसके स्रोत हैं हरी सब्जी, दूध, अंडा आदि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे पहले वैज्ञानिक जिन्होंने यह देखा कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबक सुई में विक्षेप होता है, उनका नाम है। तो इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लास 10th की एनसीईआरटी में है, ठीक है, हेंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करने की उपयुक्त विधि है, आसवन, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण या पृथककारी कीप। दो घुलनशील है द्रव, तो इनको हम पृथक करते हैं आसवन से, ऑप्शन नंबर ए। पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करने वाला कोशिकांग है, प्लास्टिड, रसधानियां, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण। तो इसमें करेक्ट होगा प्लास्टिड। अगर इनमें हम मेन अंतर देखें दोनों में, ठीक है, तो पादप कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती है। इसके अलावा हरित लवक प्रेजेंट होता है, जंतु कोशिका में हरित लवक प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। इसका एक अपवाद जरूर है और इसका अपवाद है यूग्लिना, ठीक है, ये भी हमको याद रखना है। और कोशिका भित्ति में एक अपवाद है यहाँ पे हरित लवक, इसमें अपवाद है कवक, और इसके अलावा इसमें हरित लवक में तो हमने कर ही लिया, अपवाद जंतु कोशिका में यूग्लिना में पाया जाता है, ठीक है। बाकी किसी भी जंतु कोशिका में हरित लवक प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा जो गोल्जिकाएं है, यहाँ पर हम सिर्फ अंतर देखेंगे, इसमें जो गोल्जिकाएं हैं वो होती है बिखरी हुई, और इसको हम गोल्जिकाएं ना बोलकर क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम, जबकि इसमें क्या बोलेंगे, इसको गोल्जिकाएं, ठीक है। और पादप कोशिकाओं में रिक्तिका बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिका में छोटी छोटी बिखरी हुई होती है, छोटी। और पादप कोशिकाओं में तारककाय और लाइसोसोम अनुपस्थित होता है, नॉट प्रेजेंट, और इसमें जंतु कोशिकाओं में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये इसके मुख्य मुख्य अंतर हो गए। तो इसमें करेक्ट था प्लास्टिड। जो राजधानी है इसको हम बोलते हैं, इसकी जो झिल्ली होती है, राजधानियों की झिल्ली, तो बोलते हैं टोनोप्लास्ट।
ठीक है। और ये क्या कार्य करती है? सेल को फुलाने का। अगर हम पादप कोशिका की बात करें तो इसमें ये बड़ी होती है साइज में, जबकि जंतु कोशिका में बहुत छोटी साइज में होती है। ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है। की लेयर होती है दोहरी झिल्ली, में होता है डीएनए और खुद का राइबोसोम। और ये सबसे बिजिएस्ट अंगक होता है बिजी। और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया होता है अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, क्योंकि इसमें डीएनए और राइबोसोम दोनों पाया जाता है। इसके अलावा गोल्गी उपकरण की अगर हम बात करेंगे, गोल्जी, तो इसकी खोज की है कैमिलो गोल्जी ने। इसके अलावा पादपों में इसको हम क्या कहते हैं? अभी हमने देखा है, पादपों में इसको हम कहते हैं डिक्टियोसोम। और इसका नाम है मिडल मैन ऑफ सेल या पुलिस मैन ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट यह वह प्रयोजन गतिविधि है जो पूर्ण मनोयोग के साथ सामाजिक वातावरण में की जाए। तो ये डेफिनेशन किसने दी है इसमें? इसमें करेक्ट होगा किलपैट्रिक, ऑप्शन नंबर डी। वन 143 है, प्लास्टिक स्ट्रॉ को पॉलिथीन से रगड़ने पर वह ऋणावेशित हो जाती है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर वह ऋणावेशित हो जाती है। इसमें पूछा है गलत कथन कौन सा है? तो फर्स्ट तो सही है। सेकंड है कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर वह होती है धनावेशित। तो इसमें गलत होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.1 मोल नाइट्रोजन अणु, अणु है इसमें N2 है, का द्रव्यमान है। तो इसको हम फॉर्मूले में रख लेंगे। ये हो गया मोल बराबर ग्राम में भार बटा परमाणु भार या अणु भार। हमें दिया है क्वेश्चन में 0.1 मोल N2 का निकालना है हमको अणु भार। ठीक है। तो मोल की जगह 0.1 आ गया वैल्यू। ग्राम में भार निकालना है, हमने M मान लिया। परमाणु भार कितना होगा इसका? N2 का अणु भार होगा 14 और 2 है तो 14 प्लस 14 कितना हो गया? 28। ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया? M/28। तो M की वैल्यू कितनी आ गई? 0.1 इंटू 28, 2.8 ग्राम। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम में जनन की विधि है द्विखंडन, बहुखंडन, पुनरुद्भवन, मुकुलन। तो इसमें करेक्ट होगा बहुखंडन, ऑप्शन नंबर डी। और द्विखंडन के एग्जांपल्स, द्विखंडन के एग्जांपल्स हैं अमीबा,
पैरामीशियम, इसके अलावा यूग्लिना, और सबसे इंपॉर्टेंट है लेशमानिया। ठीक है, पुनरुद्भवन के एग्जाम्पल्स हैं लेनेरिया। ठीक है, मुकुलन के एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, यीस्ट और हाइड्रा। ठीक है, और इसमें करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा बीजाणु द्वारा जनन का एग्जाम्पल है राइजोपस, कवक। और अगर खंडन का पूछा जाए तो खंडन का एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। नेक्स्ट है, भूजल संकट का कारण नहीं है। जल स्रोतों का प्रदूषण, भूजल का अतिदोहन, वर्षा जल संचयन, पारंपरिक स्रोतों की उपेक्षा। तो इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रसव के दौरान गर्भाशय पेशियों पर कार्य करने वाला हार्मोन है प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन। तो प्रोलैक्टिन तो क्या करता है, दुग्ध निर्माण में सहायक होता है। प्रोलैक्टिन दुग्ध निर्माण में सहायक। ठीक है, थायरोक्सिन की अगर हम बात करें तो ये हार्मोन निकलता है थायराइड ग्लैंड से, और इसकी कमी से होते हैं गलगंड या गेंगा। इसके अलावा इसको बोलते हैं गॉइटर। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में पाया जाता है, मेल हार्मोन है ये, और ये निकलता है लीडिंग सेल से। लीडिंग सेल, या हम इसको कहते हैं अंतराली कोशिका। और इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसको बोलते हैं लव हार्मोन, और पीटोसिन हार्मोन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीटोसिन का एक और कार्य है दुग्ध निष्कासन में। इधर है निष्कासन और इधर है निर्माण। ठीक है, तो इसमें करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, और ये सहायक होता है गर्भाशय पेशियों पर कार्य में प्रसव के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट है उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। तो इसमें करेक्ट होगा Al2O3। इसके अलावा उभयधर्मी ऑक्साइड्स के अन्य एग्जाम्पल में Al2O3 के साथ PbO। ठीक है, तो इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी।